हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं फर्टिलाइजेशन की दूसरी कड़ी। इसके पहले जो हमने किया था वो मीटिंग किया था। इसमें फर्टिलाइजेशन का केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स है कि किस प्रकार स्पर्म ओवा के अंदर पेनिट्रेट करता है और जाता है। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट देखिएगा, इसमें सबसे पहले ये दीवार को देखिए। दीवार में आप देखिएगा कि ये जो रीजन है कॉर्नर रेडिएटा है जो सीमेंटेड है हाइलोनिक एसिड से। दूसरा है ये लेयर, आप देखिएगा जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, कॉर्नर रेडिएटा जोना पेलुसिडा, और ये सीमेंटेड मटेरियल हाइलोनिक एसिड से। जब स्पर्म इससे टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है कि इसका ऊपर का जो एक्रोसोम्स है वो टूट जाता है। एक्रोसोम की जो लेयर होती है वो टूट जाती है। टूट के इसके अंदर जितने भी तरह के पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद इस पर आ जाता है। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला हाइलुरोनिडेज। ये क्या करता है कि हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर लेता है। हाइलुरोनिडेज, ये देखिए एक एंजाइम यहाँ पर है। इसका काम ये है कि इस सीमेंटेड मटेरियल को हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर दे। दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होती है वो कोरोना रेडिएटा को इसको डाइजेस्ट कर लेता है। एक इसको डाइजेस्ट कर रहा है, इसको डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरा आप देखिएगा जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने वाला है जोनालाइसिन और एक्रोसिन। तो इस तरह से एक्रोसोम से 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। नंबर 1 हाइलुरोनिडेज, दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तीसरा एक्रोसिन। हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स कोरोना रेडिएटा को, और जोनालाइसिन जोना पेलुसिडा को। इस तरह से ये तीनों को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद ये स्पर्म जो होता है आपको पहुंचता है कहाँ पर, एक मेम्ब्रेन से कंसल्ट होता है। जब इसका डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पार कर जाता है, तो एक मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है। जब एक मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि डीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस होता है। माने ये एक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन होने से क्या होता है कि जो और भी जो स्पर्म आने वाले हैं, अंदर घुसने वाले हैं, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। माने एक ही स्पर्म को एंट्री मिलती है। तो देखिएगा यहाँ डीपोलराइजेशन है। दूसरा है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये जो कॉर्टिकल आप ग्रैन्यूल देखते हैं जो एक मेम्ब्रेन के नीचे रहता है वो गोल्गी बॉडी से बनता है, जो गोल्गी बॉडी है उससे बनता है। तो ये क्या होता है कि जैसे ये संपर्क में आता है अंदर, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या एक मेम्ब्रेन से टच कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करने के बाद ये अपना जितना भी मटेरियल एंजाइम्स होता है यहाँ पर डाल देता है, इसके और इसके बीच में या जोना के बीच में। तो क्या होता है कि ये कड़ी हो जाती है। क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। मजबूत होने से क्या हो जाता है कि और फर्दर किसी प्रकार का एंट्री बंद हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये सब के डाइजेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर 2 घटना घटी। यह दोनों घटना ये बताती है कि आगे आने वाले और भी दोनों तरह के या किसी भी तरह के स्पर्म्स हैं उसकी एंट्री बंद हो जाती है। डीपोलराइजेशन एंड हार्डन विद द हेल्प ऑफ द cortical granule secretes digestive enzyme. Cortical granule secrete the enzymes in between these 2 area and it makes hard. दोनों मिलकर के यहाँ निकलते हैं, आते हैं और उस जगह को कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा को हार्डन कर देते हैं, जिसके कोई भी बाहर से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये इतना आने के बाद क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है अंदर प्रवेश करता है, दोनों फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद अब क्या होता है, तो ये 2 घटना हमने देखा। इसके बाद है स्पर्म की एंट्री। स्पर्म एंट्री में क्या होता है, स्पर्म एंट्री स्पर्म जब एंट्री होता है तो क्या होता है
कि जैसे ही दोनों के मेम्ब्रान मिलते हैं तो ओवा से का जो एक मेम्ब्रान होता है वो एक्सटेंड करके फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण करता है। जैसे ये हो गया स्पर्म का, ये फर्टिलाइजेशन कोन बना। और फिर ये जो है आपका ओवा का चला है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये जेनेटिक मटेरियल है। इसको हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस हो गया, फीमेल प्रोन्यूक्लियस हो गया। ये विदाउट वाल है, विदाउट वाल, इसमें कोई भी दीवार नहीं होती है, जबकि इसमें वाल होता है। देखिए चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ रहता है। तो जब इस स्पर्म की एंट्री होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस एंटर करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस एंटर करेगा, उसके बाद क्या होता है कि सेंट्रियोल, उसी समय सेंट्रियोल दो भागों में डिवाइड कर जाता है। सेंट्रियोल डिवाइड्स, centrioles divides into टू। ये जो सेंट्रियोल है दो भाग में डिवाइड कर जाता है। एक और घटना घटती है, एक तीसरी घटना ये घटती है कि जैसे ही स्पर्म इंटर करता है, ठीक है, वैसा ही क्या होता है कि सेकेंडरी ओसाइट में जो मियोसिस सेकेंड सस्पेंडेड थे वो stimulates the secondary oocytes, stimulates the secondary oocyte, secondary oocytes को stimulate करता है and complete the suspended and complete the suspended meiosis सेकेंड। ये जो सेकेंडरी ओसाइट का मियोसिस सेकेंड था, वो मियोसिस सेकेंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है तो यहाँ पर एक और भी सेकेंडरी ओसाइट्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड। सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म, जो दूसरा पोलर बॉडी फॉर्म हो जाता है, सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। और ये सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो डिजेनरेट कर जाती है, डिजेनरेट कर जाती है। सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है तो वो क्या होती है कि डिजेनरेट कर जाती है, गेट्स डिजेनरेट। अब एक बार फिर हम ध्यान से देख लेते हैं कि जब स्पर्म की एंट्री होने लगती है, इसमें दोनों के मेम्ब्रान फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद क्या होता है कि जब फ्यूज कर जाते हैं उसी समय सेंट्रियोल दो भागों में बढ़ जाता है। न्यूक्लियस अंदर, यानी फर्टिलाइजेशन कोन का जो निर्माण हुआ, फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। इसी कोन के माध्यम से क्या होता है कि न्यूक्लियस अंदर की ओर प्रवेश करता है। न्यूक्लियस जब अंदर चला आया, पीछे पीछे सेंट्रियोल भी चला आता है। उसी समय क्या होता है कि ये डिवाइड कंप्लीट कर लेता है, इसका जो मियोसिस सेकेंड था वो कंप्लीट हो जाता है। उस दरमियान सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ये सेकंड पोलर बॉडी क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है और ये कंप्लीट आपका मैच्योर हैप्लॉइड ओवम का निर्माण होता है।
अब इसके बाद देखते हैं कि क्या स्थिति आती है। तो कॉर्टिकल एक्रोसोम रिएक्शंस हो गया, कॉर्टिकल्स रिएक्शन हो गया, स्पर्म एंट्री हो गई। अब हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस या एम्फीमिक्सिस, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस कैरियोकाइनेसिस कहते हैं मतलब दोनों का मिलना, मेल का जेनेटिक मटेरियल और फीमेल का जेनेटिक मटेरियल दोनों मिलेगा, उसको हम कैरियोकाइनेसिस। तो सिचुएशन ये है कि जैसे अब ये सिचुएशन हो, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी घटनाएं घट रही है तो समूचे सेल के अंदर है, और सेल चारों बगल से जोना पेलुसिडा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बना हुआ है, चारों बगल जोना पेलुसिडा रहता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर एक न्यूक्लियस है और एक जेनेटिक मटेरियल है जो विदाउट वॉल का आइसेंट्रियोल है। इतना याद रखिएगा। ये मेल प्रोन्यूक्लियस, आइए फीमेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, आइसेंट्रियोल। ये हो गया जोना पेलुसिडा, ये आपका जोना पेलुसिडा हो गया। अब क्या होता है कि इसकी दीवार टूट जाती है। द वॉल ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस, द न्यूक्लियर वॉल ऑफ द मेल प्रोन्यूक्लियस टूट जाती है। उसके बाद ये स्थिति आएगी, ये ऐसे 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 है, ऐसे ऐसे। वॉल इज ब्रोकन, न्यूक्लियर वॉल इज ब्रोकन, न्यूक्लियर वॉल इज ब्रोकन। ये न्यूक्लियर वॉल ब्रोकन हो जाती है एंड क्रोमोसोम्स गेट्स फ्री, और क्रोमोसोम जो होता है फ्री हो जाता है, एंड द क्रोमोसोम्स गेट्स फ्री। क्रोमोसोम्स गेट्स फ्री हो जाता है। अब यहाँ पर इस घटना में होता है क्या कि ये जो सेंट्रियोल है, एक वो इधर चलाता है, कोई इधर एनिमल पोल, एक वेजिटल पोल की ओर चलाता है। इसकी जो न्यूक्लियर वॉल है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये क्रोमोसोम फ्री हो जाता है। अब इसके बाद की स्थिति आती है कि ये जो दोनों का क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रियोल के स्पेंडल फाइबर से जुड़ जाती है। कुछ इस प्रकार फिगर आता है, जैसे इसके बाद अगर हम फिगर बनाना चाहें तो इस प्रकार आता है। इस प्रकार फिगर आता है, इस प्रकार, और ये चारों तरफ से जोना पेलुसिडा से घिरा हुआ रहता है। जायगोट जो होती है चारों बगल जोना पेलुसिडा, इट इज कॉल्ड जायगोट, इसको हम कहते हैं जायगोट। ये जायगोट हो गया जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 12 हो जाती है और इसमें कोई भी न्यूक्लियर, नो न्यूक्लियर इनवेलॉप, एकदम क्लियर कट है। इसके चारों तरफ कोई भी, जब जायगोट बनता है तो इस तरह से दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप हो जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। देखो लिख दिए हैं नो न्यूक्लियर इनवेलॉप, जायगोट बन गया। ये जायगोट जो है बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इट इज द फर्स्ट लाइफ। ये जो है फर्स्ट लाइफ है एंड गेट्स रेडी टू क्लीवेज, और ये क्या होता है कि क्लीवेज करने के लिए तैयार हो जाता है।
जायगोट गेट्स रेडी टू किल बेस। इस प्रकार से अब ये क्लीवेज करने के लिए, क्लीवेज का मतलब होता है बंटवारा, तो इस तरह हमने देखा कि ये सीन और ये परिस्थिति इसमें आती है। तो इसमें हमने कुछ, फिर वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। हमने पहले देखा कि सबसे पहले स्पर्म ओवा से मिलने के लिए आता है। जब वो आता है तो वो टकराता है, कोलॉइड करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके ऊपर की जो दीवार है, जो हेड का ऊपर का एक्रोसोम का, वो टूट जाता है। उससे सब के सब एंजाइम बाहर निकल आते हैं। उसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, हाइलोरोनिजेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स होता है, और जोनालाइसिन्स होती है या एक्रोसिन्स होती है। तीनों के तीनों लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक सीमेंट को खत्म कर देता है, एक जोना पेलुसिडा को खत्म, जोना कोरोना रेडियाटा को खत्म करता है, एक जोना पेलुसिडा को। ये सब को डिसॉल्व करते हुए अंत में स्पर्म की जो दीवार होती है, मेम्ब्रान्स होती है, वो आपको एक मेम्ब्रान से सट जाता है। जब एक मेम्ब्रान से सट जाता है तो सबसे पहला होता है कि एक मेम्ब्रान का डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब रिवर्सल ऑफ चार्जेज हो जाता है। पॉजिटिव जो बाहर है वो अंदर हो जाता है। तो इस तरह से डीपोलराइजेशन। दूसरा क्या होता है, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एक मेम्ब्रान्स के नीचे है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रान से सट जाता है और सटने के बाद फ्यूज कर जाता है, और इसका जितना भी एंजाइम्स होता है वो सब के सब एंजाइम क्या हो जाता है कि या तो जोना पेलुसिडा में चला गया या दोनों के बीच में चला गया। जाने के बाद क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा कड़ा दीवार का निर्माण कर देता है। चारों तरफ से एक बाउंड्री का निर्माण करना बहुत ही कड़ा होता है, एंड डजंट अलाउ, और परमिट नहीं करता किसी भी बाहरी। तो ये दोनों के दोनों जो इवेंट्स होते हैं इस समय, इसका यही मतलब होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर आ सकता है और दूसरा कोई नहीं। तो ये होने के बाद स्पर्म की एंट्री होने लगती है, और जिस समय स्पर्म की एंट्री होने लगती है, सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कौन बनता है, सेंट्रियोल जो एक होता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस और सेंट्रियोल दोनों अंदर प्रवेश होने लगता है। उसी समय क्या होता है कि ओवा जो सेकेंडरी ओसाइट कहलाता है, वो मियोसिस सेकेंड सस्पेंडेड था, कंप्लीट नहीं हुआ था। मियोसिस का मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है, तो मियोसिस सेकेंड रुका हुआ था, वो चालू हो जाता है, और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है, जिसके कारण एक सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जो बाहर निकलता है वो डिजेनरेट कर देता है और एक मैच्योर ओवम बन जाता है, और अंतर न्यूक्लियस चला आया, सेंट्रियोल चला आया, और उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या होता है कि जो न्यूक्लियर है, ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रान होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसअपियर और ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण इसका भी न्यूक्लियर मटेरियल जो है फ्री हो जाता है। अब ये फ्री और ये फ्री दोनों क्या करता है, ये सेंट्रियोल के से लटक जाता है स्पिंडल से। ये सेंट्रियोल एनिमल और वेस्सल की ओर, एक एनिमल की तरफ रहता है, दूसरा वेस्सल की तरफ रहता है। तो एक साइड में ये रहता है, दूसरा साइड में ये रहता है। इस तरह से मिडिल पोर्शन पर अरेंज हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रान का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट मीन्स जायगोट इज विथ जेनेटिक मटेरियल बट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रान। इट हैज जेनेटिक मटेरियल बट इट डजंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रान। कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रान नहीं होता। और दूसरा, ये चारों बगल जोना पेलुसिडा की लेयर से अभी भी घिरी हुई रहती है। दैट्स ऑफ दिस इज कॉल्ड जायगोट। इस तरह की स्थिति को हम अर्ली जायगोट कहेंगे, इसको हम लेट जायगोट कहेंगे, क्योंकि हम मिक्सिस हो चुकी है। इस पोजीशन को हम एम्फी मिक्सिस कहते हैं, और इट इज द फर्स्ट लाइफ एंड इट इज रेडी टू किल बेस। इस तरीके से हमने आपके लिए ये केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स बनाया। हम आशा रखते हैं कि आप इसको देखेंगे और लाइक या सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ करेंगे। थैंक यू।